हाय फ्रेंड्स, मैं सोमदत्त निट्सो टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बाकी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आते रहेंगे जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। अगर आप यूजर हैं HRMS के लिए तो आपको हेल्प करेंगे सॉफ्टवेयर में आपको गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे इनकम टैक्स मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग जब भी हम अपना सैलरी प्रोसेस करते हैं और हमारा सैलरी टैक्सेबल स्लैब के अंदर आता है तो वहाँ पे कुछ एज पर गवर्नमेंट स्लैब्स, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस आपका टैक्स का डिडक्शन होता है। उस टैक्स को सेव करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट किस तरीके से किया जाए ताकि मैक्सिमम अपने टैक्स की सेविंग्स आप कर सके और अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स भी अकॉर्डिंगली कर सके। तो मैं एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करता हूँ विद प्रोवाइडेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद सेम अपना कंपनी सिलेक्शन विंडो आता है। मैं कंपनी सेलेक्ट किया जिस भी कंपनी में मेरे को वर्किंग करना है। कंपनी सेलेक्ट होने के बाद मेन डैशबोर्ड आपके सामने आया, जहाँ पे आपको टॉप मेन्यू स्लैब पे दिख रहा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मॉड्यूल में हम कंप्लीट इनकम टैक्स मॉड्यूल का वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अपने टैक्स जो आपका सैलरी पे टैक्स लगता है वो आपका हार्ड अर्न मनी है और आप उसको एक मैक्सिमम जितना हो सकता है सेव करने की कोशिश करते हैं। उसको सेव करने के लिए आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर आपकी सैलरी स्लैब ज़्यादा है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग करने के लिए गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे 80C में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C में लाइक आपका PF आता है, PPF है, चिल्ड्रन एजुकेशन का ट्यूशन फीस है, LICs है, आपके म्यूचुअल फंड्स है, ये सब 80C के अंदर आते हैं। फिर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ जो 50,000 बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। फिर आपके HRA की डिटेल्स है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल हेल्थ पॉलिसीज है, सिविल डिसेबिलिटी 80Q के अंदर सेक्शन आता है, 80G के अंदर आता है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्शंस दिए हैं, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। बट लास्ट ईयर से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने को 2 स्लैब दिए। उससे पहले क्या एक ही स्लैब होता था कि आपका सैलरी जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 2.5 लाख है, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से आपका 5 लाख है, आपका 5% लगेगा, 10% लगेगा। उसके ऊपर है तो 20% लगेगा, 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। सिर्फ एक ही स्लैब होता है पूरे इंडिया के अंदर। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने 2 स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपकी ओल्ड रिज्यूम के अंदर कंटिन्यू रहती है और टैक्स स्लैब भी आपका कंटिन्यू रहता है जो लास्ट ईयर में था। बट न्यू रिज्यूम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ड्यू टू पैंडेमिक, ताकि आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, आपको इन्वेस्टमेंट की आप इन्वेस्ट कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप खर्च करें मार्केट में जाके, ज़्यादा पैसा फ्लो हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस किया। अगर एक एम्प्लॉय न्यू रिजीम में जाता है करंट ईयर के अंदर तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर में वापस चेंज नहीं कर सकता। उसको नेक्स्ट ईयर में ही उसके पास ऑप्शन आएगा रिजीम चेंज करने का। बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय को ओल्ड रिजीम में कंसिडर किया जाएगा अगर वो रिजीम चेंज का रिक्वेस्ट नहीं देता है तो। न्यू रिजीम में क्या होगा, सेविंग्स आपको नहीं करनी है। यू डोंट नीड टू बोदर अबाउट द सेविंग्स, 80C में क्या करना है, 80D में क्या करना है। आप सिर्फ न्यू रिजीम चूज कीजिए और बस। आपका टैक्स स्लैब बट डिफरेंट है। वहाँ पे 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% के स्लैब है। यानी कि विदाउट मेकिंग इन्वेस्टमेंट आप अपना पैसा बचा सकते हैं और आपके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा। तो आप न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम चेंज कर सकते हैं। न्यू रिजीम में चेंज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको कोई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में रहते हैं तो स्टिल आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एम्प्लॉय अपने पोर्टल से भी अपना इन्वेस्टमेंट डिटेल सबमिट कर सकते हैं, जो अप्रूवल के बाद सिस्टम में सेव हो जाएगी। और वहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर का यूज करके वो कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल है विद एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। जो आपके माइंड में है आप लाइन कर सकते हैं, उसके साथ अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। सिस्टम आपको कंपेयर करके बताया कौन सा रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना रिजीम चूज कर सकते हैं।
रिजीम चूज करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने वहाँ से की है ओल्ड रिजीम में तो आपकी सेव हो जाएंगी, अदरवाइज मैनुअली एडमिन भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। सपोज म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हैं, डिक्लेयर्ड अमाउंट क्या है, नॉर्मल ईयर के स्टार्टिंग में हम सिर्फ डिक्लेयर करना होता है, हमें कोई प्रूफ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सपोज मैं म्यूचुअल फंड में 80,000 डालूंगा, मेरा रेंट पे पर मंथ का 20,000 है, मेरा लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ये है, मैं LIC डालूंगा 1,00,000 रुपये का, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है 30,000 रुपीज़ का, जो भी है XYZ ऐड होगा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपना मेड इन्वेस्टमेंट भी करना होता है कि एक्चुअल प्रूफ्स के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स देनी होती है, लाइक जैन मंथ में या फेब मंथ में, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स फिर कैलकुलेट होगा। और आप अगर डिक्लेयर्ड के जितना आपने डिक्लेयर किया उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके टैक्स में वेरिएशन होगा, आप कम करेंगे तो आपका टैक्स एडिशनल कटेगा फिर जो भी अभी तक एग्जम्प्ट हुआ था। इन्वेस्टमेंट अपडेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सिस्टम के अंदर, जिसमें आप टैक्स का प्रोजेक्शन करेंगे। टैक्स प्रोजेक्शन होता है आपका जो भी आपने अभी तक निकाला, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको अगर चेक करना हो किसने क्या इन्वेस्टमेंट किया। उसका होता है टैक्स प्रोजेक्शन, TDS प्रोजेक्शन। TDS प्रोजेक्शन होता है आपका जो करंट मंथ है जिसका आप सैलरी प्रोसेस करना चाहते हैं, उस मंथ में आप अपना टैक्स का प्रोजेक्शन रन करेंगे। पहले मैंने मंथ चूज किया जो भी मेरा एक्टिव मंथ है, यहाँ पे मैंने ली इन्वेस्टमेंट्स मेरी डिक्लेयर्ड है या मेड है, यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल बाय डिफॉल्ट आ रहा है, रिइंबर्समेंट लिमिट्स या एक्चुअल बिल्स, और कवरेज मेरी प्रोजेक्टेड चलेगी। इट मीन्स मेरा एक्चुअल कितना सैलरी मिल चुका है, वो प्रोजेक्टेड कितना मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं पूरे साल की सैलरी के बेस पे ही मेरा टैक्स प्रोजेक्शन कैलकुलेट होगा। तो सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दीजिए प्रोसेस प्रोजेक्शन, जिस भी एम्प्लॉय का करना है, सबका करना है तो सबको ओके कर दीजिए बाय डिफॉल्ट। सिस्टम आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। अभी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि आपका ग्रोस टोटल क्या है, क्या आपके एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस क्या है, टोटल TDS कितना बनता है, आपका बैलेंस कितना है, मंथली कटना चाहिए पर मंथ 10 मंथ के बेस पे, क्योंकि अप्रैल में अपना जा चुका है तो जून के बेस पे मैंने चलाया, इंक्लूडिंग जून मेरे 10 मंथ बचे हैं अभी सैलरी के टिल मार्च 2022। जो भी मेरा बैलेंस टैक्स है वो पर मंथ इतना कटना चाहिए मेरा 10 मंथ्स के अंदर। तो जो मंथली अमाउंट अगर मैं यहाँ से ट्रांसफर TDS करता हूँ तो सेम अमाउंट मेरा मंथली वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, जो उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा जब हम सैलरी प्रोसेस करेंगे तब। ठीक है, तो अभी मैं ट्रांसफर TDS नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करता हूँ तो मंथली वेरिएबल में चला जाएगा। मंथली वेरिएबल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि मंथली वेरिएबल होता है कि अभी आप ये समझे कि मंथली वेरिएबल में जाके ये अमाउंट सेव हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट हो अगर चेंज करना तो हम चेंज कर सकते हैं मंथली वेरिएबल में जाके। तो हम अगर हमें किसी का प्रोजेक्शन डिटेल में चेक करना हो तो हम एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे जो व्यू का बटन दिया हुआ है, तो आपका प्रोजेक्शन डिटेल में ओपन हो गया कि आपको एक्चुअल कितने मंथ का सैलरी मिल चुका है, प्रोजेक्टेड कितने मंथ्स का मिलेगा जिसका भी प्रोसेस नहीं हुआ सिस्टम में, आपका टोटल सैलरी क्या बनता है, आप ओल्ड रिजीम में है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना मिला, आपकी 80 की इन्वेस्टमेंट के बाद आपका टैक्सेबल सैलरी ये हुआ, इस पे ये टैक्स बनेगा एज पर करंट ईयर स्लैब, आपका ये एजुकेशन सेस लगेगा, टोटल टैक्स आपका ये बना, अभी तक कुछ नहीं कटा तो बैलेंस साइड टोटल आपका और पर मंथ ये कटेगा। एम्प्लॉय अपने ESS मॉड्यूल से भी सेम टैक्स शीट अपना चेक कर सकता है। फिर जो भी टैक्स हम काटते हैं मंथली, जो भी हमने काटा, अब डेफिनेटली वो टैक्स है गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट को जाना चाहिए, तो हम उसका मंथली चालान जमा करते हैं। एवरी मंथ का अपना एक डेट फिक्स होता है, मैक्सिमम डेट थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे आई थिंक नेक्स्ट मंथ का 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ हमें अपना चालान जमा कराना होता है, जो भी TDS हमने करंट ईयर में काटा है एम्प्लॉय की सैलरी से, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से हम काट चुके हैं तो एम्प्लॉयर उसको अपने पास नहीं रख सकता, उसको जमा कराना होगा। तो जिस भी बैंक में हम जमा कराते हैं यहाँ पे ऐड करने के बाद अपना मंथ फिल्टर करेंगे, जिस भी मंथ का रिकॉर्ड होगा हमारा मंथ ऑन मंथ फिल्टर करके ही हम चालान जमा कराएंगे। जैसे अप्रैल में दिखा रहा है कि 1200 रुपये आपने काटे, तो 1200 रुपये जो भी हम जमा कराएंगे, किस बैंक में जमा कराया, किस डेट पे जमा कराया, जब हम उस बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ से हमें एक चालान नंबर मिलता है जो बैंक हमें देता है, वो चालान नंबर हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और सिस्टम को सेव करेंगे, तो चालान का इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा हमारा। तो मंथ ऑन मंथ हम चालान का इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं सिस्टम के अंदर। चालान इन्फॉर्मेशन डालने के बाद पूरे एवरी मंथ
क्वार्टरली रिटर्न हमें सबमिट करना होता है। क्वार्टर होता है का ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड करा हुआ है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा। फर्स्ट क्वार्टर आपका स्टार्ट होता है अप्रैल टू जून, सेकंड क्वार्टर जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एवरी क्वार्टर के एंड में हमें एक रिटर्न सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स जाती हैं। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में जाता है एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिला, उस पर कितना टीडीएस कटा, टीडीएस डिपॉजिट की डिटेल्स आपका ये जाता है। फोर्थ क्वार्टर में आपका पूरा सैलरी एनेक्जर भी जाता है सैलरी रिटर्न के साथ। तो हम अपना ईयर चूज करेंगे, फाइल क्रिएशन डेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका करंट डेट आएगा। हम क्वार्टर चूज करेंगे कौन से क्वार्टर का हमारा रिटर्न है। लास्ट क्वार्टर का एक्नॉलेजमेंट रिटर्न नंबर हम डाल सकते हैं अगर हमने फाइल किया है तो। यहाँ पे डालने के बाद हम अपना टीडीएस डिटेल व्यू पे करते हैं तो वो डिटेल व्यू खुल जाता है हमारे सामने। कंपनी डिटेल क्या है, चलान्स क्या डिटेल हुए, एक्जर सैलरी डिटेल्स है। उसके बाद हम जनरेट ई रिटर्न करते हैं तो सिस्टम अपना टेक्स्ट फाइल बनाएगा जिसको हम NSDL यूटिलिटी के साथ वैलिडेट करते हैं। तो आपका कोई भी एरर नहीं है, सिस्टम के अंदर डाटा आपका प्रॉपर है। तो आपका 24 QFU फाइल जनरेट हो जाता है फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी के साथ, और 27 जनरेट होता है जिसको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या जाके ट्रेसेस की NSDL सेंटर्स पे डिपॉजिट करा सकते हैं। चारों क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने के बाद ईयर के एंड में हम फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए हम अपना ईयर चूज करेंगे और सिर्फ यहाँ पे ओ क्लिक करेंगे, जनरेट फॉर्म 16 पार्ट बी फॉर ऑल। तो सभी एम्प्लॉय के लिए पार्ट बी जनरेट हो जाएगा जो एम्प्लॉय अपने पोर्टल से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ईयर क्रिएट करना हो जब अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, हम क्रिएट टीडीएस ईयर पे जाएंगे और नेक्स्ट ईयर अपना क्रिएट कर देंगे ऐड करके। तो ये था सारा इनकम टैक्स मॉड्यूल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो हमारी वेबसाइट पे जो प्रोवाइडेड नंबर है उस पर आप अपना कॉल कर सकते हैं या हमें मेल के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।